नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार गिरी, आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आज का हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे का नाम है आखिर में अब क्यों डटे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब सरकार ने किसानों की एक मुद्दा थी कि किसान बिल वापस लेना, जिसको लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन तक किया था, लेकिन उनकी आगे सरकार यानी कि मोदी सरकार झुक गई और झुक करके उसने उनके फैसले को स्वीकार किया और किसान बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। और ऐलान के बाद उन्होंने उन्होंने उसे पारित भी कर दिया। लेकिन अब इस पर वापिस होने के बाद भी किसान में क्यों वहां पर डटे हुए हैं। तो आइए इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं शैलेश जी को हम दोबारा लेना चाहेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और दिल्ली से डॉक्टर शैलेश गिरी जी। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देने का कष्ट करें। जी। सबसे पहले मैं भारत केसरी के तमाम दर्शकों को आने वाले अग्रिम नए साल की ढेरों सारी बधाइयां देना चाहता हूं। और भारत केसरी चैनल को देखने वाले दर्शकों को मैं ये बता दूं कि मेरा नाम शैलेश कुमार गिरी, मैं बिहार के सारण प्रमंडल के छपरा जिले के किशुनपुर पंचायत के मानपुर ग्राम का निवासी हूँ। मेरा नाम शैलेश कुमार गिरी है और मैं पहले से ही सोशल समाज के सामाजिक कार्य में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और इधर विगत 4 साल से किसान आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे बिहार और झारखंड का नेतृत्व सशक्त नेतृत्व करते आ रहा हूँ। अच्छा, तो हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आप बिहार से हैं, बिहार में काफी संगठन काम कर रहे हैं, किसान संगठन और बहुत सारे संगठन हैं। तो आप भी किसान संगठन में हैं, लेकिन अन्य की भांति आपका जो संगठन है, आपने जो बिहार और झारखंड में काम किया है, वह दर्शकों को एक बार बताने की कोशिश करें। जी देखिए, जो बिहार झारखंड में किसान संगठन पूर्व से संचालित थे वो सक्रिय रूप में संचालित नहीं थे और खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ बड़े बड़े किसान हुआ करते हैं और सशक्त रूप में ये अपनी मांग सरकार के पास रखते हैं। इसको देखते हुए मैं सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जुड़ने का काम किया और पूरे बिहार और झारखंड की जनता की भावनाओं को देखते हुए किसानों की भला के लिए यहाँ आवाज बुलंद करने का मैं इकलौता काम किया बिहार और झारखंड से। आप समझ सकते हैं कि 2005 में ही हमारे बिहार में एपीएमसी मंडी को खत्म कर दिया गया था। किसान में छोटे और मझौले स्तर के किसान हैं और किसान और बिहार और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों से बहुत सारे छोटे छोटे किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके और पलायन करते हैं पंजाब और हरियाणा को। और यह अहम मुद्दा है कि एमएसपी का जो मुद्दा है ये पूरे देश का मुद्दा नहीं है, लेकिन मिलता था सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा को मात्र 8%। और पंजाब और हरियाणा में पूरा भारत निवास नहीं करता। हमारे बिहार झारखंड अन्य प्रदेशों को छले जाने का काम करते रहा। इसलिए मैं एमएसपी के मुद्दे को यहाँ जोरदार तरीके से उठाने का काम किया और मेरे नेशनल चैनल पर ये मेरे बाइट अवेलेबल हैं
कि 5 सितंबर के मुजफ्फरनगर महापंचायत के पहले मैंने टिकैत जी को स्पष्ट तौर पर यह संदेश देने का काम किया था कि जिन किसान के मांगों को लेकर हम किसान नेता आगे बढ़े हैं, यदि किसान के उन मांगों के साथ कोई भी छोटी अगर भूल हुई, चूक हुई और किसानों के मांगों के साथ अगर विश्वासघात हुआ तो वो समय दूर नहीं है टिकैत जी कि किसान दूध में पड़े मक्खी की तरह आपको निकालकर बाहर फेंकने का काम करेंगे। इसलिए एमएसपी एक देशव्यापी मुद्दा है। एमएसपी को लेकर के जो आप लोगों ने ये धरना वगैरह दिया था, किसान कृषि तीनों बिल को लेकर के, तो ये कृषि बिल तो मोदी सरकार ने वापस ले लिया है, ऐलान भी किया था और आधिकारिक रूप से भी वापस ले लिया है। तो लेकिन इसके बाद भी राकेश टिकैत जो वहां पे डटे हुए हैं, आखिर में क्या वजह है? देखिए, इसका वजह मेन है कि कृषि बिल वापस ले लेना सरकार की ओर से बहुत बड़ी किसानों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया, इसलिए कि सरकार ने ही बिन मांगे जबरदस्ती के तौर पर कोरोना काल में चोर दरवाजे से किसानों पर इन 3 कृषि बिलों को थोपने का काम किया था। तो ये गलत बिल थोपा था, जिस रास्ते से आया बिना बहस का, उसी रास्ते से ऐतिहासिक तौर पर बिना बहस का वापस हो गया और ये कहा गया था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 24 नवंबर 2020 रात में हरियाणा में कुछ किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जिसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जगबीर खसोला की गिरफ्तारी। सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने दिया था 24 के गिरफ्तारी के बाद 25 को, जो 26 के अखबार में छपी थी देश विदेश पेज में, कि ये किसान आंदोलन कतई कमजोर नहीं हो सकता, और ये हुआ। इसके रिजल्ट भी आए। बार बार चैनलों के डिबेट में मैं कहते रहा, सरकार को एक संदेश देते रहा कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, आप अंधकार से प्रकाश की ओर निकलो, ईगो को छोड़ दो। मैंने ये भी कहा कि सत्ता का कोई भी शासक जिद्दी होना आवश्यक नहीं है। जिद्दी न शासक के अपने लिए फायदेमंद है और न प्रजा के लिए फायदेमंद है। जो सारी दुनिया देखने का काम कर रही है कि इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, कि एक प्रधानमंत्री को अपनी प्रजा से ही माफी मांगने की जरूरत पड़ी, इसलिए शासक जिद्दी ठीक नहीं होता। दूसरे तरफ मैं राकेश टिकैत जी को भी ये संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान आंदोलन के जो भी नेता हैं उनकी भी जिद्दी, चूंकि वो भी नेतृत्व कर रहे हैं, तो ना टिकैत जी के हक में ये अच्छा होगा और ना किसानों के हक में अच्छा होगा। अगर सरकार 90 कदम पीछे हटी है तो 10 कदम आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। लेकिन सरकार से भी मैं एक बात कहूंगा कि समय समय पर सरकार जो घोषणा की, मैं चैनलों पर एक बात और कहते आया हूं, व्याकरण में 2 शब्द होते हैं, सकारात्मक और विपरार्थक। तो मोदी सरकार ने एमएसपी खुद 2011 में चेयरमैन थी मनमोहन सिंह को ये फाइल दिए थे कि एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए। तो उनकी कही हुई बात किसान मांग रहा है, कोई दूसरा मांग नहीं रहा है, तो आप अपने कहे हुए बात को देने में आपको कोई इनकार नहीं होना चाहिए था। और इनके शीर्ष नेता जो चैनल पर बैठ के कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, या ये सब चुनाव जीतने के जुमले हैं, तो कृषि कानून तो आधिकारिक तौर पर वापस कर लिए गए हैं। लेकिन अब जो मुकदमे हटाने की बात है, उसमें एमएसपी के लिए कमेटी बनाने की बात है, उसमें भी पारदर्शिता अपनाएं और उन घोषणाओं की तरह इसको भी जुमला साबित न करेंगे। यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार से मेरा यह आग्रह है, चूंकि सरकार ने किसान के संघ की, किसानों की ताकत को देख चुका है, तो मैं ये निवेदन करूंगा सरकार से, कोई छलावा किसान से नहीं करेगा। जो भी कमेटी बने साफ सुथरा बने, जो कहे वो सरकार पूरा करे। जो सरकार ये 5 सदस्यीय टीमों को बुलाई है, इस टीमों पे जो बैठक होनी है, इस बैठक में आखिर में राकेश टिकैत इस बैठक को लेकर के क्या अपना राजनीतिक कोई व्यवस्था बनाने के चक्कर में है,
या फिर क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत ही अहम प्रश्न किया है अरुण जी। मैं आपको बता दूं, अभी एक चैनल के डिबेट में मैं ये बात कह चुका हूं, फिर इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि हैबिट कैन नॉट बी चेंज और नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। तो राकेश टिकैत जी के विषय में शुरू से बहुत बड़े बड़े आरोप लगते आए हैं। जो जेपी ग्रुप के जिस समय ये दिल्ली पुलिस में थे और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में जब जेपी ग्रुप का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपया लेकर आंदोलन को खत्म करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो अभी बैठक 1 दिसंबर को हुई है सिंधु बॉर्डर पर, उसमें राकेश टिकैत जी को सूचित नहीं किया गया। राकेश टिकैत जी को जब ये पता लगा कि सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा की बैठक हो रही है, तो इन्होंने अपनी गाड़ी निकलवाया और ड्राइवर को आनन फानन में बोला कि जल्दी पहुंचो, लेकिन इनके जाने के पहले वो बैठक खत्म हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात है कि 5 कमेटी को बुलाई है सरकार ने, तो 5 कमेटी वहां पहुंचना चाहिए। और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इस कमेटी में कोई जरूरी नहीं है कि संयुक्त मोर्चा से ही 5 व्यक्ति लिए जाएं। सरकार को ये पावर है कि साफ सुथरा और स्वच्छ छवि के किसान नेताओं को उस कमेटी में रखने का काम करें, ताकि किसान हमारे देश का एक बहुत बड़ा तादाद है, जिनके दशा और दिशा को चेंज करने के लिए ये साफ सुथरे छवि वाले किसान नेता उसमें एमएसपी का निर्धारण करें। क्योंकि एक बहुत बड़ी मुद्दा फंस रही है यहाँ पे। एमएसपी अनिल घनवत जो प्याज के ये हैं, जिसको राकेश टिकैत अभी 4 दिन पहले बोले, 2-3 दिन पहले बोले हैं चैनल पर कि वो क्या जानते हैं, वो तो व्यापारियों के नेता हैं, किसानों को क्या जानते हैं। राकेश टिकैत जी, मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन है संघे शक्ति कलिजुगे। इस आंदोलन और कृषि बिल का वापस होना, 750 जो किसान शहादत दिए हैं और जो सारे संगठन यूनाइट होकर लड़े हैं, उन सबको श्रेय जाता है। ये टिकैत जी को श्रेय नहीं जाता है। टिकैत जी की शक्ति उनके पीछे थी, इन लोगों के बलबूते थी, और इन लोगों के बलबूते तमाम किसान नेता आगे बढ़े। और राकेश टिकैत की एक बैड हैबिट जो किसी भी आंदोलन को हाईजेक करने का, तो देखिए जो जैसा करता है वैसा पाता है। इसकी प्रथम देखने को मिल रही है सिंधु बॉर्डर पर कि इनको सूचित नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है और जाना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो एक और मैं बता दूं कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा संख्या किसान और मजदूरों का है। किसान आयोग की गठन करने की मांग उठती रही है पहले से भी, मैं भी इसको उठाते रहा हूं, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, किसान और मजदूर और जुआ। तो मजदूर आयोग और जुआ आयोग का भी गठन होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहता हूं, क्योंकि ये 3 बड़े हैं, बड़े कौम हैं जो सरकार को बिगाड़ने और बनाने का ताकत रखते हैं। इनका आयोग क्यों नहीं, इनकी भी आयोग बननी चाहिए। एक नया मांग मैं उठा रहा हूं, मजदूरों का भी आयोग बनना चाहिए। और 60 बरस जिन किसानों की उम्र हो जाती है, उनको जीवन यापन भत्ता के रूप में मैं केंद्र सरकार और अन्य सभी राज्य सरकारों से ये मांग करता हूं कि उनको जीवन यापन भत्ता के रूप में 10,000 रुपया मासिक पेंशन देना चाहिए। ऐसी मांग भी भारतीय किसान यूनियन, एट प्रेजेंट मैं पहले लोक शक्ति में था, और मैं बता दूं कि एट प्रेजेंट में भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसानों को 10,000 रुपये जीवन यापन भत्ता मिलना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत पहले मैंने बिहार सरकार को भी प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया था कि हमारे बिहार में सासाराम, रोहतास, जमुई, बेगूसराय, सिवान, अन्य जिलों में तमाम बिहार के 902 किसानों पर भी पराली जलाने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो मैं केंद्र सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को ये त्वरित आदेश दें कि बिहार में 902 लोगों पर जो पराली जलाने के मुकदमे हैं, उसको भी तत्क्षण वापस किया जाए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप एक गोस्वामी समाज से आते हैं, जी और जी। समाज को लेकर के आप, समाज के प्रति आप, मतलब आपकी क्या राय होगी, समाज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में समाज के विषय में बताऊंगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 153 गोस्वामी संगठन पूरे भारत में संचालित है, लेकिन ये गोस्वामियों के उत्थान के लिए धरातल पर आकर और जड़ पर आकर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। इनको ये काम करना चाहिए, सिर्फ अपनी मीटिंग और फोटो खिंचवाने का काम न करें। मैं पहले भी 7 मार्च को लाजपत नगर में एक बैठक, छोटी बैठक हुई थी, जिसका न्यूज मैं आपको कटिंग भेज दिया हूं, उसको दिखाने का काम कीजिएगा जूम होकर। सबसे पहला कहना मेरा था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आप यूनाइट हो जाओ और सभी एक मंच पे आओ, सभी गोस्वामी संगठनों को एक मंच पे आना होगा। और मेरा सलाह रहेगा कि संयुक्त गोस्वामी संगठन का भी निर्माण हो, जो 153 संगठन है उनके अध्यक्ष आकर के, और जो संयुक्त गोस्वामी संगठन का स्थापना किया जाए, इसके अध्यक्ष जो कहें उसके गाइडलाइन में टोटल संगठन चले। और मैं छोटे शब्द में बता दे रहा हूं कि हमारे गोस्वामी समाज में बड़े गर्व और फक्र के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में जो अगस्त क्रांति थी, तो 13 अगस्त को जो सारण प्रमंडल के छपरा और सिवान जिले में जो 5 अमर शहीद हुए, जिसमें हमारे गिरी ब्रदर्स टीम फागू गिरी, छट्टू गिरी और कांता गिरी की शहादत हुई। बड़े बड़े नेता गए जो निजी स्मारक समितियों के द्वारा वहां शहादत दिवस मनाई जाती है, बड़े बड़े कसीदा पढ़ने का काम किए, लेकिन आज तक सरकारी व्यवस्था पर मनाने के लिए कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद मेरे दिल में एक मलाल हुआ कि मैं इसके लिए कुछ करूं, और इसका कदम मैं उठाया। मैं 8 अगस्त से उठा दिया और ये वादा किया हूं कि एक साल अगले 13 अगस्त तक, अगले साल 13 अगस्त तक सरकारी व्यवस्था पर मनाने के लिए मैं इससे राष्ट्रपति जी से भी मिलने वाला हूं। चूंकि बहुत बड़ा अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ये गर्व की बात है, और इस अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति जी को ये सुनना होगा कि जो आजादी में शहादत हुए हैं उनकी भी सुधि लें। अभी बहुत लोग नहीं हैं, उनकी सुधि लेनी पड़ेगी। मैं राष्ट्रपति जी से प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई कर रहा हूं मिलने का, और मिलूंगा, जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा बात कि आज हमारे समाज के युवा और कुछ लोग अपनी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगे आ रहे हैं। उनको तहे दिल से धन्यवाद है। हार जीत अलग की बात है, आप पहला जीत तो मेरे समाज का ही है कि वो सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना प्रारंभ कर दिया, उसका श्री गणेश कर दिया, और उसमें कुछ लोग आए भी हैं। उन सभी लोगों को, जीतने और हारने वाले सभी लोगों को बधाई है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और युवाओं का मैं हुंकार करता हूं गोस्वामी समाज का कि अपने हकों को पहचानो, अपने मतों को पहचानो। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार दिया है समानता का, सत्ता में भी सबकी भागीदारी समान होनी चाहिए। इसके अनुच्छेद और आर्टिकल्स हैं, चैनल में उतना समय नहीं है कि मैं बताऊं। उसको देखते हुए भी सभी राजनीतिक दलों को ये सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि ब्राह्मण, गोस्वामी ब्राह्मण जो हैं, इनके मतों को कंधार के हवाई जहाज के तरह हाईजेक कर लेता है ब्राह्मण, और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये नहीं होना चाहिए। आप अपने हकों को पहचानो और राजनीतिक दल भी इनके मजबूती को पहचाने। ये तभी होगा जब हम और आप एक होंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि हे गोस्वामी बंधुओं के युवाओं, आप आगे आओ, भविष्य आपका है, आप पहचानो और उस रास्ते पर आगे बढ़ो। मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं, और इसकी मांग, जनता की आवाज एमएलसी पे मैं उठा चुका हूं पहले भी। आप आगे आए, बहुत अच्छा।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और हम अब आपसे विदा लेना चाहेंगे कि अब इसके बाद फिर हम मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे पे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।